नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। देश में इन दिनों घोटालों की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की कहानी बताई थी और इस बार जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बात किसकी होने वाली है। जी हाँ, महाराष्ट्र में बंगाल के बाद महाराष्ट्र में ईडी एक्शन में है और ऐसा एक्शन दिखाया है जिसके बाद राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउत को गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है। राउत के घर पर छापेमारी की गई थी। मामला जुड़ा हुआ है पात्रा चौल घोटाले से। पात्रा चौल घोटाला क्या है ये आपको पता होगा, लेकिन उसके अंदर पूरा खेल क्या था वो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। जांच कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कब कैसे क्या कुछ हुआ, बहुत कुछ आपको पता होगा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो शायद ही किसी ने बताया होगा। तो ये कहानी शुरू होती है 2007 से। 2007 से पहले मुंबई के गोरेगांव में एक चौल हुआ करता था जिसका नाम था पात्रा चौल। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लगभग उसी की है। पात्रा चौल चौल हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे या फिर नहीं देखा होगा, लेकिन जो मुंबई में रहते हैं लगभग उन सभी को पता है। चौल यानी कि एक ऐसा एरिया जिस एरिया में बहुत सारे कमरे बने होते हैं और वहाँ पर कॉमन लोग रहते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो है वो सबके लिए कॉमन होती है, कमरे सबके अलग अलग होते हैं। और बताया गया था कि ये जो पात्रा चौल था इसमें 672 फैमिली रहती थी, 672 फैमिलीज। 47 एकड़ में ये पूरा जो चौल है वो फैला हुआ था और इसका उस समय पर नाम हुआ करता था सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर नाम के इस चौल को पात्रा चौल कहते थे और इसी चौल को लेकर के इस वक्त जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि इस चौल के रीडेवलपमेंट में जो है घोटाला हुआ है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। कहानी शुरू होती है 2007 से। हुआ क्या वो समझिए। तो 2007 में क्या होता है, 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार की एक बॉडी है वो और GACPL यानी कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा जाता है कि जो GACPL है यानी ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये इस चौल की जगह पर बिल्डिंग बनाएगी और बिल्डिंग बना करके जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे वो फ्लैट्स उन परिवारों को दिया जाएगा जो परिवार यहाँ पर रहते हैं 672। ठीक है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जब तक ये बिल्डिंग बनाने में ऐसा तो है नहीं कि आज इन्होंने सोचा और कल बन गया, बनने में समय लगेगा, साल 2 साल 4 साल। तो तब तक जो यहाँ पर फैमिली रह रही है, जो 672 परिवार है, ये कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए क्लॉज उसमें ये रखा गया था कि जब तक बिल्डिंग बनती है तब तक इन 672 परिवारों को कहीं पर रखा जाएगा, यानी कहीं और जगह दी जाएगी उनको रहने के लिए। और वहाँ का जो किराया लगेगा यानी कि जो वो रहेंगे उसका जो रेंट देंगे वो रेंट कौन देगा, GACPL ही देगी। ये उसमें क्लॉज था। इसी के साथ एक और क्लॉज इसमें यह था कि यहाँ पर 3000 फ्लैट्स बनने थे, यानी कि GACPL को 3000 फ्लैट्स बनाने थे और परिवार कितने थे, 672, यानी कि 3000 में से हर परिवार को एक फ्लैट देके 672 फ्लैट यहाँ दे देने थे और बाकी के जो 2300 कुछ फ्लैट बचते वो किसको देना था, महाड़ा को देना था। और इसके अलावा ये 47 एकड़ की ज़मीन जो मैंने आपको बताया, 47 एकड़ में से कुछ ज़मीन जो बच जाती वो फिर प्राइवेट बिल्डर्स को बेचने की अनुमति दी गई थी। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था कब, 2007 में। लेकिन जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपने अक्सर पूरे नहीं होते हैं और वैसा ही इस केस में भी हुआ। कैसे क्या हुआ वो समझिए। 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन 14 साल बाद भी जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो तस्वीर कुछ ऐसी है, यानी कि कुछ भी कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। उस सवाल का जवाब भी आपको देंगे, कैसे क्या कुछ हुआ इन 14 सालों के बीच में वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ था और क्या था, मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें मेंबर्स कौन कौन थे वो समझ लीजिए। तो एक तरफ तो MASDA यानी महाराष्ट्र सरकार की बॉडी, दूसरी तरफ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और बीच में 672 फैमिलीज, यानी इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ये गवर्नमेंट की पार्टी हो गई, ये GACPL हो गया और ये हो गया फैमिली। तो फैमिली वाले खुद प्रेजेंट थे, यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। इसमें जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स बहुत सारे थे। उन बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से एक मेंबर्स कहा जा रहा है कि वो संजय राउत के काफ़ी करीबी थे, इसीलिए संजय राउत का जो कनेक्शन है वो इससे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक प्रवीण राउत थे, जो प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत करीबी हैं। इस वक्त प्रवीण राउत ईडी की कस्टडी में है, उनको पहले ही कस्टडी में ले लिया गया है जांच के दौरान।
अब इसमें समझिए कि इसके बाद क्या हुआ, संजय राउत के खिलाफ क्या कुछ और आपको पता है, लेकिन इस केस में कैसे कैसे आगे मामला बढ़ता चला गया और अब तक क्या हुआ पिछले 14 साल के दौरान, वो समझने की कोशिश कीजिए। अब होता क्या है इस केस में कि एक भी परिवार के लिए एक भी फ्लैट बनकर रेडी नहीं हो पाया, और इस बीच हुआ क्या वो देखिए और गौर से समझिएगा, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। आशीष गुरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसने क्या किया कि जो 47 एकड़ की जो ज़मीन थी उसको 9 अलग अलग प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया। 9 अलग अलग प्राइवेट डेवलपर्स को बेचा गया, और कितने में बेचा गया? 901 करोड़ में, लगभग 901 करोड़ में बेचा गया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसी के साथ जो AGCPL यानी कि जो खुद जो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो आशीष गुरु की कंपनी थी, इस कंपनी ने क्या किया कि द मिडोज के नाम से एक अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया उसी 47 एकड़ के अंदर। 9 अलग अलग डेवलपर्स को तो बेचा ही बेचा, बाकी जो जमीन बची उस पर खुद अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था द मिडोज। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोगों से पैसे लिए गए, यानी कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट के बाद जब फ्लैट बनकर रेडी होते तो उसकी जो है बिक्री पहले से ही की गई, बुकिंग पहले से ही ली गई, और उस बुकिंग के लिए लगभग लिए गए 301 करोड़ रुपए, यानी कि 300 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इस मिडोज को लेकर, इसके एवज में 300 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है वो जुटाए गए, यानी मामला पहुंच गया 1000 करोड़ से ज्यादा का। अब समझिए कि ये कैसे कैसे क्या क्या आगे बढ़ा खेल। अच्छा, यहां तक जो कुछ भी हुआ उससे वहां रहने वाले जो लोग थे, यानी कि पात्रा चौल में उस वक्त जो 672 परिवार रह रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और पड़ना भी क्यों चाहिए। मान लीजिए मैं हूं और मुझसे ये बोला गया है कि जहां आप रह रहे हैं उस घर को हटाकर वहां पर एक बड़ा घर बनाया जाएगा और उसमें आपको जो है फ्लैट दिया जाएगा, और तब तक आप जहां रहेंगे वहां के लिए आपको किराया दिया जाता रहेगा और आपको एक अच्छी जगह जो है रखा जाएगा तब तक के लिए। तो उनको तो बढ़िया था, क्योंकि उनको किराया मिल रहा था और किराया लगातार मिलता चला जा रहा था, तो तब तक दिक्कत नहीं थी। चाहे कोई किसी को बेचे, हमें बस फ्लैट मिलना चाहिए, चाहे कोई बनाए। 9 अलग अलग डेवलपर्स को बेचा गया, हो सकता है वो बनाए, या आशीष गुरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है वो बनाए, उनको उससे क्या मतलब है, कौन बना करके दे रहा है, हमको फाइनल आउटपुट चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 5 साल तक हम जहां रह रहे हैं वहां पर हमको किराया मिल रहा है। लेकिन दिक्कत कहां आनी शुरू हुई कि 2007 में ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, और 2014 में आकर के 2007 से 2014 तक, यानी कि 7 साल लगातार किराया मिलता रहा, यानी कि किराया का जो अमाउंट था वो वहां जो रहने वाले परिवार थे उनको मिलता रहा। लेकिन 2014 में आकर के 2014-15 में किराया देना बंद कर दिया कंपनी ने, यानी कि उनको किराया जो मिल रहा था वो अमाउंट आना बंद हो गया। जब अमाउंट आना बंद हुआ तब सवाल उठा कि हमारे घर का क्या हुआ। जब सवाल उठा तो जवाब की तलाश शुरू हुई, और जब जवाब तलाशने की कोशिश की गई तो पता चला कि घर तो हमारा बना ही नहीं है। अब जब ये जवाब मिला तो फिर उसके बाद शुरू हुआ दौर शिकायतों का, और जब शिकायतों का दौर शुरू हुआ तो 2014 में, आपको पता है कि 2014 में चुनाव हुए थे, सरकार बदल गई थी, और सरकार किसकी आई थी? बीजेपी की। सीएम बने थे फडणवीस। 2014 में बीजेपी की सरकार आई। जब सरकार आई तो फिर इस पर जांच शुरू की गई। महाड़ा ने जो है कोशिश की ये जानने की कि इसमें क्या कुछ हुआ है अब तक, यानी कि 2007 से लेकर 2014 तक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब तक क्या कुछ किया गया है, ये सब कुछ जानने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ जानने के बाद क्या हुआ वो समझिए। जानने के बाद क्या किया गया? जानने के बाद उनको पता चला कि अब तक तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या फैसला लिया फडणवीस सरकार ने और महाड़ा ने कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। यानी कि 2007 में जो AGCPL और महाड़ा के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो महाड़ा ने कहा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि आपने इसके जो नियम थे उसको नहीं माने हैं, और जो भी आपने कहा था, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर आप वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं जो कमिटमेंट आपने की थी इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। लेकिन मामला यहां भी फंस गया। वो कैसे फंसा अब समझिए। 2014 में नई सरकार बनी थी फडणवीस की। 14 में शिकायतों का दौर शुरू हो गया था।
फडणवीस के सामने शिकायत आई, माडा के खिलाफ जो है नारेबाजी होने लगी, लोग सड़कों पर उतरे, जो तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई। 2014 से लेकर 2018 तक यानी कि 4 साल तक जो है माडा ने अपने लेवल पर जो है कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, इसमें जो खामियां हैं उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, मतलब जो भी सॉल्यूशन निकाला जा सके उसको निकालने की कोशिश की गई, जांच की गई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 2018 में जाकर के ये फैसला लिया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करते हैं। लेकिन यहां पर पेच क्या फंसा, एजी आशीष गुरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने जिन 9 डेवलपर्स को वो जमीन दी थी यानी कि जो बेची थी, वो 9 डेवलपर्स जो है कहां पहुंच गए, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने जो नोटिस दिया गया था यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जो नोटिस था, उस नोटिस के खिलाफ वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी अर्जी लगाई और मामला फिर एक बार अटक गया, यानी जो 672 परिवार थे उनका घर का सपना जो है फिर वहीं पर अधूरा रह गया। अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए। तो 2018 में मामला पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट, 1 साल तक मामला चला। उसके बाद 2019 में क्या हुआ कि 2019 में सरकार फिर से बदल गई, यानी कि फडणवीस चले गए और कौन आए, उद्धव ठाकरे आ गए। जब उद्धव ठाकरे आए तो दबाव फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि वही कहानी लगातार चलती चली आ रही थी, लोगों को फ्लैट मिले नहीं थे, यानी कि सड़कों पर लोग उतर आए थे। तो फिर उद्धव सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बना दी, उसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी यानी कि एक्स चीफ सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी को क्या काम दिया गया, कमेटी को यह बोला गया कि आप एक रास्ता निकालिए, एक सॉल्यूशन निकालिए कि इनको घर कैसे मिले। देखिए यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि उस कमेटी का मेन मोटो ये था कि हम एक रास्ता निकालें कि जो 672 जो परिवार हैं उनको घर कैसे मिले। और 2014 में चूंकि किराया आना बंद हो गया था, तो 2014 से लेके 2019 तक यानी कि 5 साल के बीच जो उनके किराए की रकम है वो उनको कैसे मिले, इसके लिए आप कोई फॉर्मूला निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, इस पर काम कीजिए, ना कि इस पर कि क्या खामियां हुई, क्या कॉन्ट्रैक्ट था, क्या गलती की गई, कैसे एक्शन लेना चाहिए, जांच कैसे किससे करवाई जानी चाहिए। ये सब बातें एक तरफ, मेन मोटो क्या था कि जो 672 परिवार जो सड़कों पर हैं उनको कैसे घर में बसाया जाए। जांच तो होती रहेगी या वो जो भी है वो एक अलग विषय था। तो यहां पर मामला इस पर आ गया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ, कमेटी जो है वो रिपोर्ट नहीं दे पाई। अब देखिए क्या हुआ, जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो फिर पिछले साल जून में यानी कि 2021 में, अब से ठीक 1 साल पहले, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा रीलॉन्च किया गया, यानी कि जो फ्लैट वहां बनाए जाने थे उस प्रोजेक्ट को फिर से रिलॉन्च किया। जो आपने पहले तस्वीर देखी, थोड़ी सी बनी हुई तस्वीर, वो उसी के बाद से बनी है। और इस बार जिम्मेदारी किसको दी गई, इस बार जिम्मेदारी दी गई म्हाडा को, यानी कि महाराष्ट्र एरिया एंड हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनसे बोला गया कि आप खुद ही डेवलप कीजिए, आप खुद ही बनाइए फ्लैट। तो ये पिछले साल फैसला लिया गया 2021 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब 2022 में आकर के फिर से सरकार बदल गई। अब मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। इस बीच जब सरकार बदली तो एक बार फिर से ईडी ने जांच शुरू कर दी। और अब जब ईडी ने जांच शुरू की तो राउत जो है वो निशाने पर आ गए, संजय राउत। अब संजय राउत क्यों निशाने पर आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एजी यानी कि आशीष गुरु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक शख्स जिनका नाम था प्रवीण राउत, उनके और संजय राउत के कनेक्शन का पता चला किसको, ईडी को। और जब ईडी को कनेक्शन का पता चला तो ईडी ने खंगाला कि आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है। तो फिर ईडी ने जो आरोप लगाया या ईडी को जो जांच में पता चला तो ईडी ने कहा कि भैया यहाँ पर 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है, कम से कम वो जो 9 डेवलपर्स को जो वो ज़मीन दी गई थी उसमें लगभग 1000 करोड़ का जो है वो लेन देन हुआ है। अब यहाँ पर ईडी के सामने बड़ा सवाल ये आता है कि 1000 करोड़ का लेन देन सीधे तो हुआ नहीं होगा, ये कैसे हुआ। तो फिर ईडी ने जांच की तो पता चला कि प्रवीण राउत और उससे जुड़े कुछ खाते में, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के खाते हो या उनके करीबियों के खाते हैं, उन खातों में ये 1000 करोड़ का जो अमाउंट है ये स्प्लिट होकर के, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में जो है उन खातों में ये अमाउंट पहुंचा है लगभग 1000 करोड़। और कुछ अमाउंट
यानी कि इसके अलावा कुछ अमाउंट जो है वो उस खाते में गया जो खाता कहीं ना कहीं संजय राउत से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, ये कहना है ईडी का। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ ईडी का ये भी कहना है कि इसमें सिर्फ संजय राउत नहीं, इनकी वाइफ वर्षा राउत और प्रवीण राउत की वाइफ माधुरी राउत, इन दोनों का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि वर्षा राउत के भी, माधुरी राउत जो कि प्रवीण राउत की वाइफ है, इन्होंने वर्षा राउत को लगभग 87 लाख यानी कि 87 लाख रुपए जो है वो दिए हैं। कैसे दिए गए 87 लाख रुपए वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उस पैसे से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा, तो उसकी जांच की तो फिर पता चला कि कुछ ना कुछ कनेक्शंस हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी अमाउंट है जो इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। कुछ अमाउंट राउत की तरफ से भेजे गए हैं प्रवीण राउत के अकाउंट में, तो कुछ उधर से। कुल मिलाकर के जो पूरा खेल है अब आकर के ये है कि ट्रांजैक्शंस का है कि कहां से कितना ट्रांजैक्शन किसके खाते में हुआ है, उसकी जांच अब लगातार कर रही है और इसी को लेकर राउत से पूछताछ भी की जा रही है। जब छापा मारा गया था तो लगभग 11 लाख करीब अमाउंट भी मिला था। अब उसके बाद कस्टडी में राउत भी है और प्रवीण राउत को पहले ही कस्टडी में लिया जा चुका है। कुल मिलाकर के ईडी एक्शन में है और राउत मुश्किल में है। कुल मिलाकर पात्रा चौल घोटाले का अगर आपको पूरा खेल समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।